बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और पंजाब के बाद अब सिंध का रुख जो है वो सैलाब कर चुका है, वहाँ भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ जो तबाहकारियाँ हुई हैं पंजाब में, स्पेशली लाखों एकड़ अराजी जो है वो तबाह हुई है। इसके मवेशी जो है वो मारे गए हैं, जानों का नुकसान हुआ है। और इस पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना ने इन्वायरमेंटल एमरजेंसी नाफज की है। ज़रूरी एमरजेंसी का नफाद किया गया मुल्क में और एक कमेटी काम कर दी गई है जो कमेटी जायज़ा लेगी हालात का और अपनी सिफारिशात जो है वो काबीना को पेश करेगी। इसके साथ साथ जो सैलाब आया है पंजाब में, सैलाब तो गुजर गया, पानी काफ़ी जो है वो गुजर चुका है और अब कहा जा रहा है कि जलालपुर के बाद अब मुल्तान को बचाने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। जलालपुर की 6 से 7 लाख आबादी जो है उसका इनखला जारी है और काफ़ी दर्दनाक स्टोरी जो है वो सामने आ रही हैं कि कश्ती बानों ने जो है वो हज़ारों रुपए लेके 40,000 लाख 2 लाख तक जो है वो लोगों से चार्ज किए सिर्फ उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए। तो ये भी एक एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का कि किस तरह मजबूरी से वो फ़ायदा उठाया जाता है और किस तरह जो है लोगों को लूटा भी जा रहा है। फिर बात होगी और फिर हम बात करेंगे कि सैलाब का पानी उतरने के बाद जो बहाली होनी है लोगों की वो कैसे हो सकती है, किस तरह क्या प्लान है गवर्नमेंट का। अभी तो जायज़ा लिया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ है, उसके बाद जो है वो बहाली का जो सिस्टम है वो शुरू किया जाएगा। हमें आज ज्वाइन किया है अख्तर वली साहब ने, आप मुस्लिम नून से तल्लुक़ है और वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। अख्तर भाई शुक्रिया वक्त देने का। अली बुखारी साहब ने ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से और कादर मंदोखेल साहब ने ज्वाइन किया है पीपल पार्टी से। आपका भी शुक्रिया कादर भाई। अली बुखारी साहब आपका शुक्रिया। अख्तर वली साहब आपकी तरफ आता हूँ। सैलाब तो आ गया दरिया सतलज में, चनाब में, रावी में और अब सैलाब का रुख जो है वो जारी बात है सिंध की तरफ है। तो बहाली का काम आज थोड़ा सा बताइएगा कि एक जो इमरजेंसी नाफज की गई है, ज़रूरी एमरजेंसी और इन्वायरमेंटल एमरजेंसी, क्या इकदाम करेगी ये कमेटी और क्या मैंडेट दिया गया कमेटी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। देखिए, सैलाब जब आता है तो सबसे पहले आपके जो करने के काम होते हैं वो ये होता है कि आपने लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना है। फिर जो सड़कें बंद हो जाती हैं वो रास्ते अपने खोलने होते हैं। बिजली लाजमी बात है कि बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर, उधर आपके बिजली के खंभे और तार, ये सारे वो अपने साथ ले जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, टावर गिर जाते हैं, बिजली नहीं होती वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो इमरजेंसी बुनियादों पे काम किया गया वो ये 3 चीज़ें थी। अब उसके बाद फिर चौथा जो काम है वो बड़ा भी है और लंबा भी है। दैट इज़ रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्लड इफेक्टीज, उनकी आबादकारी, जिनके घर बह गए उनको घर बना के देना, किसी के साथ माली मदद करना, उनको मीनवाइल खुराक देना, राशन पहुंचाना, दवाइयाँ। आपको पता है कि सैलाब के बाद आशोब चशम जैसी बीमारी, स्किन डिजीज़, स्कैबीज़ वगैरह, ये इसका बड़ा ये कॉमन होता है। हम खुद फ्लड इफेक्टीज रहे हैं तो इसलिए बड़े तजर्बे होंगे। जी। अब इसके बाद जो आज फैसला हुआ है कैबिनेट ने जो किया है, एक ज़रूरी इमरजेंसी और दूसरी जो है मौसमियाती इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने ये फैसले बर वक्त उठाए हैं। इसका मकसद ये है कि जो आपकी सबसे ज़्यादा गंदम की फसल उगती है वो पंजाब से उगती है। ठीक है। और हमारी फसलें जो हैं इस बदतरीन सैलाब ने, जो पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई बदतरीन सैलाब था जिसने आपके मैक्सिमम एरिया को डैमेज किया, फसलों को ख़राब किया, तो ऐसे हालात में जो ज़रूरी एमरजेंसी है तो उसमें आपको गंदम की फसलों की, सब्जियों की, फ्रूट्स की ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब उसको कैसे कवर करना है, कमेटी को ये टास्क दे दिया गया है कि आप इसके लिए अपनी तजावीज़ मुरतब करें। मौसमियाती जो ये चीज़ें हैं उसको किस तरीके से कवर किया जा सकता है, एक तो उसका ये है कि मतलब आप अपने डिफॉरेस्ट्रेशन को सबसे पहले उसको रोकें। जो स्वात में, बुनेर में ये वाक़यात हुए हैं, ये जो एबटाबाद में हुए हैं, अभी स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट स्वाबी एरिया, ये जो जितने हुए इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो डिफॉरेस्ट्रेशन है। आपने देखा होगा कि हमारे तकरीबन 20% जो जंगलात हैं वो कम हुए हैं। 20% जंगलात कम हुए हैं। यहाँ आके फिर बंदा सोच में पड़ जाता है कि वो 1 अरब दरख्त कहाँ गए हैं। तो ऐसे हालात में अब हमने सबसे पहले डिफॉरेस्ट्रेशन को बंद करना है, फिर आबी गुजरगाहें जितनी हैं, नेचुरल वाटर कोर्सेस
रिवर, कैनाल्स वगैरह वगैरह जो भी हैं, और फ्लड के जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो खत्म करनी है। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में बारिश हुई है ना, यहाँ पे जितनी बारिश हो जाए 1 घंटे बाद आपको सड़क पर पानी निकल जाता है, नहीं दिखाई देता। उसकी वजह क्या है कि इस्लामाबाद के किसी भी जो बारिश का फ्लड का पानी यहाँ से गुजरता है उसके किसी चैनल को छेड़ा नहीं गया, उस पर आबादी नहीं हुई है, और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो मेरे ख्याल में जो अरोड़ा जैसे वाकयात हैं जो माजी में हमारा, मेरे ख्याल में जरूर जिन्होंने एनओसी दी है उनका मुंह जरूर चढ़ाते होंगे, ये हो गए। फिर स्वात में आपने देखा जो वाकयात हो रहे हैं, बिकॉज क्यों तकरीबन 2000 होटल्स को और इंडिविजुअल्स को वहां पर आबादी के लिए, तामीरात के लिए एनओसी दी गई है। तो अगर आप दरिया का रास्ता रोकेंगे तो दरिया, तो ये कमेटी जो कमेटी सर बन रही है, मुझे बताइएगा कमेटी क्या काम क्या करेगी, उसका जो है वो कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी? वो तो एज सून एज पॉसिबल की बुनियाद पर है कि मतलब अगर वो अपना काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करे, 10 दिनों में मुकम्मल करे, 2 हफ्ते में करे, लेकिन इससे रिपोर्ट आ जाएगी। अली बुखारी साहब, उसका काम यही है कि दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, डिफॉरेस्ट्रेशन ये बंद करना, और फिर मजीद जंगलात उगाने, और आइंदा के लिए अपना, क्योंकि अब वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी मुसद्दिक मलिक साहब ने कि 300 दिन बाद फिर सैलाब, हम ये 2 बलाओं के बीच में फंस चुके हैं। जारी बात है। फिर मतलब जो है वो अब जब सर्दी का मौसम आएगा तो खुश्क साली और कहत साली, और जब ऐसे गर्मी का मौसम आएगा बेवकत की बारिशें और बहुत ज्यादा बारिशें, तो आप सैलाब और कहत साली के बीच में फंस चुके हैं। जी, हमने दानिशमंदी से और फैसला साजी से, अली बुखारी साहब, दानिशमंदी से जो है निकलना है सैलाब से भी, और जो आगे कहत जैसी जो है वो चीज़ भी सामना कर सकती है। जारी बात है, गंदम नहीं होगी, सब्जियाँ नहीं होंगी, तो इसी कमेटी का मकसद यही है कि इसको मैनेज करे। तो आप समझते हैं कि इस ज़रिए इमरजेंसी से या इन्वायरमेंटल इमरजेंसी से जो टास्क ये गवर्नमेंट जो चाह रही है वो हासिल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका बलोच साहब। देखें, इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ अख्तियार वली साहब से कि दानिशमंदी की ज़रूरत है, अक्लमंदी की ज़रूरत है, एक फहम और फरासत की ज़रूरत है, तदब्बर की ज़रूरत है, जो आगे लेके चलें, एक फोर्सी करके देखें क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये जो कमेटी बनी है इसका SOP तो अभी तक बना नहीं, मुझे तो इसमें एक इंटेलेक्चुअल नज़र नहीं आ रहा। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो अपनी फील्ड के अंदर मास्टर हो, जिसको इस एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ पता हो, माहौलियाती तब्दीली के बारे में बहुत कुछ पता हो, जो इसको आगे लेके जा सके, या इंटरनेशनली हायर किए जा सकें कि जी हमने इसको क्या करना है क्या नहीं करना। वहां से चीजें निकलेंगी ना, कि ना कि हम बैठ के खाली प्रोग्राम करते रहेंगे और उसके ऊपर आ जाएंगे। नंबर 1 पहली बात तो ये है कि इस कमेटी खेलने से अब हमें बाहर आने की जरूरत है। अकलमंदी और दानिशमंदी और फोर्स अगर आप चीज करें वो तो यही है कि आप इसको हंगामी बुनियादों पर करें। हमने टेकअप किया, उन्होंने कहा बिलियन ट्रीज और ये प्रोजेक्ट और वो लगे ना, दरख्त जवान होने में टाइम लगता है, या तो आपके दरख्त लगे ही कोई नहीं, दरख्त कटना है समथिंग एल्स। छोटे दरख्तों को नहीं काटते। नहीं सर, अब वो नजर क्यों नहीं है? आप यहाँ से जाएं आपको नजर आएंगे, इंटरनेशनल रिकग्निशन है। अगर यहाँ पर किसी वजह से कोई नहीं मानता तो उसको तो मैं ना मानूंगा तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर चैप्टर है, 2 चैप्टर्स है ऐसे, और बाकायदा वहां पर ये 2 चैप्टर्स कोड किए जाते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दरख्त के ऊपर लगाए हुए। इससे हट के बात कर दो, इनको तो अभी याद आ गया ना, और ये बन रही है कमेटीज एंड द थिंग। जब सैलाब आ गया, हम तो 15 साल पहले से बात कर रहे थे। कौन सा वो पाकिस्तान का लीडर है जिसने सबसे पहले बात की कि ये माहौलियाती तब्दीली हो रही है, इसके ऊपर देखो, इमरान खान ही था। हाँ। इसके अलावा किसी एक का स्लोगन है मुझे पिछले 70 साल में तो बता दें। दूसरी चीज इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, अब हमने आगे लेके चलना है। इन्होंने कहा जी कमेटी बनाएगी, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, कमेटी का काम आसान कर देता हूँ। हाँ। 1906 की एक GD शीट होती है जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। GD शीट मींस एक होती है जियोलॉजिकल डेवलप्ड शीट, उसका नाम होता था। 1906 में अंग्रेज के दौर की बनी थी, और आज वो सारी की सारी पोजीशन में है सर्वे ऑफ पाकिस्तान के, जिनके पास एक एक दरख्त, एक एक पुली, एक एक नदी, एक एक नाले का, एक एक चीज का एक एक इंच का हिसाब पड़ा हुआ है। तो आप उसी को लेके खाली चले जाए ना, तो आपका 90% काम तो वहीं आसान हो जाएगा। ब्लाइंड सर्वे ऑफ पाकिस्तान को वो बताएगा कि कहाँ पुली थी, कहाँ कंस्ट्रक्शन हुई, कहाँ नहीं होनी थी, कौन सा दरख्त था, कब काटा गया जी। और आपको पता है कि हर चीज का एक तरीकाकार होता था। जो लोग जंगल में भी रहते थे ऑनर थे,
उनको भी एक दरख्त जिंदगी में अलाउ होता था घर बनाने के लिए या बच्चों की शादी करने के लिए, और उसका भी नंबर लिखा जाता था जी। और ये जीडी शीट जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक दफा 100 हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैंने उस पर अपीयर हुआ, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा, तो इनके तो काम बड़ा आसान है। ब्लाइंड सर्वे ऑफ पाकिस्तान को वो जीडी शीट 1906 के खोलेगी, सरकार की जमीन, प्राइवेट लैंड, हर चीज खोल के रख देगी, सब। चलें ठीक है। अब मैं तीसरी साइड पे आ जाता हूँ जी। बिल्कुल जो गलत तामीरात है हमको खत्म होना चाहिए, जो गलत एनओसीज हैं वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, जो लोगों की बिल्डअप प्रॉपर्टीज हैं उनको गवर्नमेंट को अकोमोडेट करना चाहिए। बिल्डअप प्रॉपर्टी बीयूपी का उनका कसूर नहीं, अगर एनओसी डीसी गलत दे देता है, लोग घर बना लेते हैं, जिसने ली एनओसी उसको तो लटकाएं, जिस डीसी ने दी उसको तो बुला के सजा दें, जिस एडीसी जी एडीसी आर ने किया उसको तो ग्राउंड पे लेकर आए, पता चले गरीब लोगों को क्या काम है। ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा कि बीओपी जो है वो कब तक रुकेंगे आप, फिर जेली क्लेम आएंगे और फिर जो है वो क्यों आएंगे जेली सर। अब हर चीज का इख्तिताम होना चाहिए ना, हर चीज का इख्तिताम होना चाहिए। आपने रोडा की बात कर दी, रोडा के ऊपर एनओसी हमने नहीं दी हुई, जो प्राइवेट सोसाइटी बनी हुई थी, रोडा का पहला काम ये था कंक्रीट वॉल बनाए, आप जरा उसको स्टडी कर लें, कंक्रीट वॉल आज तक नहीं बनी और रोडा ने कोई कंस्ट्रक्शन आज तक नहीं की। रोडा ने कोई कंस्ट्रक्शन आज तक नहीं की। पानी रोक सकती है सर कंक्रीट वॉल तो लें सर, रोडा ने आज तक एक्विजिशन ही पूरी नहीं की, रोडा ने आज तक कंस्ट्रक्शन नहीं की। रोडा में रिकॉर्ड की बात है। चले मैं ये बता दूं कि ये रोडा के ऊपर ना मेरा प्रोग्राम नहीं मान रहे, देखिए मेरा नहीं मान रहे वो, अब ना माने, मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन खुद एक प्रोग्राम में कल कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने बताई ओपन प्रोग्राम में कि जी रोडा ने आज तक कंस्ट्रक्शन की नहीं है, रोडा की कंस्ट्रक्शन तो अभी तक नहीं वो और था। चले ठीक है कादर मुंदोखेल साहब, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आपकी तरफ आते हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की डिमांड थी कि ज़रूरी इमरजेंसी जो है वो नाफिज की जाए, आज हुकूमत ने ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज कर दी, आपकी डिमांड थी। आप समझते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की डिमांड थी वो टूरिस्ट पीरियड जो है वो पूरी हो गई है, या इससे भी आप कुछ और चाहते हैं, या इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए? अभी तो शादी नहीं हुई है, आप बच्चे का नाम रखने पे तुले हुए हैं। अल्लाह अल्लाह करे, खैर करे। मैं खुश आमदेद कहूँगा हुकूमत को कि उन्होंने जो बिलावल साहब को मुतालबा किया, पूरा पाकिस्तान का मुतालबा था जी। और जैसा इख्तियार वली साहब बता रहे थे कि पूरा ज़राअत तबाह हुई है, खसूसी तौर पे गंदम चावल, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादातर जो गंदम है वो पंजाब से आता है, और वो अगर तबाह हो जाते हैं तो आगे चल के तो आटे की बोरी तो अभी डबल रेट पे हो गया है, तो आगे 2-4 महीने के बाद क्या सूरत हाल होगा। खुद जो है ना पंजाब में, लाहौर में शॉर्टेज है गंदम की, आटे की। तो अच्छी बात है कि एक अगर ज़रूरी इमरजेंसी कायम कर दी है, अब उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें हुकूमत जो बिजली के बिल है या और जो मसले मसाइल है उसको सारी चीज़ें वो देखेंगे। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जो आपने अली बुखारी साहब से बात की है, उनसे की है, तो मैं ये कहूँगा कि जब वो आपस में हम बैठते नहीं है और फिर ये कमेटी शमेटी बनेगी तो उसके बाद होगा क्या? हुकूमत कमेटी बनाएगी, पीटीआई नहीं मानेगी, पीटीआई कमेटी बनाएगी, हुकूमत नहीं मानेगी, तो आखिर हम इतने बुरे सैलाब में हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते हैं। हम किसी और आफत में जो दहशतगर्दी का लेयर है उसमें हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, कोई और मसला हो तो हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, चाहे सैलाब पुख्तनख्वा में आए या पंजाब में आए या सिंध में आए, तो उसके लिए हम बैठ नहीं सकते। मगर हम अगर बैठ सकते हैं तो सेनेट के इलेक्शन में हम बैठे, क्योंकि पीटीआई को जो दड़े बने हुए थे उस वजह से उनकी वोट गलत जगह पे या दूसरी पार्टियों को पढ़ने का जो एक खदशा था, उसके लिए तो गंडापुर साहब ने तो बाकायदा खाने की और चाय की और सारे वज़ीर आला उसमें इंतजाम किए और पाए तकमील तक पहुंचे है। तो ये कितनी अफसोस की बात है कि हम जो नेशनल डिजास्टर है, हम जो अमन का मसला है, सैलाब का मसला है, उसमें तो हम नहीं बैठ सकते हैं, मगर सीटों पर तो हम बैठ सकते हैं। ये तेरे सीट, ये मेरे सीट, तो अब इसके बाद क्या कहूँ मैं। ठीक है कादर साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है और वाकई आपकी बात ठीक है कि डिजास्टर हो, इमरजेंसी हो, लेकिन सियासी जमातों को भी मिल बैठना चाहिए ताकि ये मसाइल का हल निकाला जा सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि एक नुक्ता उठाया है कादर मुंदोखेल साहब ने कि सैलाब इमरजेंसी है और दहशतगर्दी इमरजेंसी है, उसमें सियासी जमातों को जो है वो एक पेज पे होना चाहिए और इकट्ठे बैठना चाहिए। इख्तियार वली साहब, आप गवर्नमेंट हैं, आप लीड ले सकते हैं सियासी जमातों को एक जगह इकट्ठे करने में। कोई ऐसी सोच है, कोई ऐसा प्लान है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पे हों, इकट्ठी हों? सैलाब है, इमरजेंसी है, वो कहेंगे पीटीआई नहीं बैठती।
आपको सवाल से पहले जवाब मालूम है। वही ना, बात ऐसी है। सबसे पहले तो मैं अगर थोड़ा सा इनको बता दूं कि जो आपका नारा था ना बिलियन ट्री सुनामी वाला, वो हम समझते थे या कौम समझती थी कि शायद आपने कोई 1 बिलियन ट्री लगाने हैं, 1 बिलियन दरख्त आपने निकाल दिए हैं। आपके जो जंगलात के वजीर हैं गुज़श्ता 3 अदवार से, तीनों के तीनों चोर, वो जंगलात माफिया में से हैं। हाँ। मैं सरेआम उनको कहता हूं, मुझे कोई नोटिस कर देना, मैं दलील के आगे मैं पेश हो जाऊंगा। जंगलात की कटाई हो रही है, 1 अरब दरख्त कोई उगे नहीं है। जो इमरान खान कहते हैं ना बिलियन ट्री सुनामी, वो हमें इस सुनामी में डालना चाह रहा था। दरख्त सारे काटने थे ताकि सुनामी आ जाए, जिस तरह आया हुआ पाकिस्तान में। और ये सैलाब जो है वो पाकिस्तान की फसलें और ज़राअत और सारा बिजनेस और सारा कुछ जो है मलिया मेट कर रहा है। दूसरा ये कि कमेटी जो है ना अभी बन गई है, आपको अभी तक SOP की इतनी जल्दी हो गई है। मुझे ये बताइए अली साहब, इतने आपके पास पढ़े लिखे और इतने अगर काबिल टीम है, जो इमरान खान कहता होता था कि मेरे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीमें मौजूद हैं। असद उमर साहब भी थे वज़ीर खजाना, वो तो हर मरज की दवा थे ना जी, अल्लाह खुश रखे उनको, इन्होंने निकाल भी दिया। उनके अलावा 200, अच्छा पहले साल इनको फारिग कर दिया 1 साल बाद। अब सीधी बात यह है ना कि जो काम आपके करने का नहीं है ना, टीवी पे बैठ के तकरीर करना कुछ और होता है, बुलंदोबांग दावे करना कुछ और होता है, ऑन ग्राउंड परफॉर्म करना कुछ और होता है। उसमें आपके कोई पर्चा भी आपका पास नहीं, आप सारे पर्चे आपके फेल हैं। आप किसी पर्चे में नहीं, आप इख्तियारी और लाजमी सारे पर्चे आपके फेल हो जाते हैं जब व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड थिंग्स। सीधी बात यह है कि पहले तो उन 2000 NOCs को कैंसिल करें जो आपकी हुकूमत ने भी दिए हैं दरिया सवात के किनारे, मोर देन 2000 NOCs, अच्छा, उसको जरा कैंसिल करें। और आप रोडा की बात करते हैं तो यार इस पे तो बच्चे जाने ना जाने, अली बुखारी अच्छा, वो कह रहे हैं पाकिस्तान तो सारा जाने, वो कह रहे हैं कि दीवार बननी थी एक बड़ी कंक्रीट वॉल। सर मेरी बात सुने, इन्होंने पढ़ा नहीं है, हमने नहीं मैं रोडा को नहीं आपने स्टडी किया ना? सर मैंने पढ़ा भी है और मैं उसका मुझे पता भी है। अगर इतनी समझ पूरे पाकिस्तान के हर बंदे के पास है कि ये प्रोजेक्ट आपके लीडर ने लॉन्च किया था और इस प्रोजेक्ट को NOC आपकी हुकूमत ने दिया था। अच्छा डाल दिया हमारे गले, वैसे भी आपने दिया, जो भी आपके करदा ना करदा जितने गुनाह है वो तो आप दूसरों के खाते वैसे ही डाल देते हैं। हमने नहीं दिया, आपकी पार्टी इसमें बड़ी एक्सपर्ट है, आपकी सोशल मीडिया इसमें, मैं तो ओपन कह रहा हूं ना जी कि हमने नहीं दिया। लेट मी टॉक नाउ, मुझे जरा बोलने दें, ठीक है? तो पहले तो अपनी जरा जो आपने किए हैं ना उसको जरा ठीक कर लें। और अभी तक हम भुगत रहे हैं। आप यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठकर आप खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस बता सकते हैं, मैं आपको ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस बताता हूं। मेरे साथ किसी बंदे को बिठा दें, आपका कोई CM माजी का मेरे साथ ना असेंबली में बात करता था ना बैठ सकता था। मैंने आपके ये जो बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है इस पे मैंने मोशंस डाले हुए थे उधर असेंबली में, स्पीकर ने सेलेक्ट कमेटी बनाई थी और 2.5 साल गुजर गए कि उन्होंने हमें विजिट कराना था। मैंने कहा यार 1 अरब दरख्त भाड़ में जाए, हमें आधे दिखा दो। मैंने कहा 50 लाख बनता है आधा। हाँ, मैंने कहा 50 लाख के 5-6 साइट्स दिखा दो। 2.5 साल एक मीटिंग, एक विजिट नहीं हुआ। यार ऑन ग्राउंड चीजें कुछ और है, जमीन पे कुछ और है। आप मजाक करते हैं। अब आपने बात की सबको इकट्ठा करने की, तो बलोच साहब हम जिन बूतों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, आप जिस कौम की बोले हम उसको बिठा देंगे, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अच्छा मसाइब से, मुश्किलात से और इस कड़े वक्त से निकलने के लिए जिसको बोले हम बिठा देंगे। हम उनके घर भी जाएंगे। तहरीक इंसाफ को नहीं बिठा, एक तहरीक इंसाफ जिनका एजेंडा ही पाकिस्तान नहीं है, जिनका एजेंडा ही पाकिस्तान के दुख दर्द नहीं है, उसकी दवा करना नहीं है, उनके एजेंडे पे है ही नहीं। उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। चलें बुखारी साहब तहरीक इंसाफ अफसोस की बात है, एक पॉलिटिकल वर्कर ऐसी बात करे। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आपने जो है वो लड़ाई झगड़े करके मरियम साहबा से कोई ले लिया, नहीं ठीक है, मैं तो कतई ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इससे बिल्कुल ऐसी बात नहीं करूंगा। ना हमारी ये पॉलिटिकल विजडम है हमारे, मैंने पर्सनल नहीं की। उन्होंने क्या दिखाया है? बात यह है कि आप अपनी बारी में दे दीजिएगा, जरूर मैं सुनूंगा, मैं पर्सनल आपको नहीं करना चाहिए। बात यह है कि दिस इज समथिंग वेरी 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 रोडा
अब इशू ये है कि रोडा जो है डेफिनेटली उसको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए। आपको पूरा मीडिया, पूरी दुनिया रोडा की तो बात होती है, से आगे चलते हैं। नहीं, आपकी सीएम एक मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर के साथ बैठ के कश्ती में वो जगह देख कर आई है। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी यार। एनओसी दिया हुआ है आप लोगों ने, उनको मान लेना एनओसी दिया, हमने गलत दिया, कैंसिल करें। हमने अगर दिया, अगर ये स्वादा कहते हैं गो कि मेरे पास उसका फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इवन एंड अदरवाइज मैंने आपके मीडिया पे देखा कि जिस दिन सैलाब आया उसके बाद नेक्स्ट डे वहां पर बुलडोजर गए और उन्होंने हर चीज वहां जाके जो है वो खत्म कर दी। एक अमीर मुकाम साहब का होटल बच गया था बड़ा, जो सबसे वहां पर था, उसके ऊपर जो है नोटिस दिए हुए, उनको भी नोटिस दिए हुए थे। तो कहने का मकसद है इतनी क्राइसिस में आप बैठे और आप इस टाइम ऐसी बात करें कि हम सबसे बात कर लेंगे, हम पीटीआई से नहीं करेंगे यार। नहीं, उन्होंने कहा कि बात करेंगे, वो तो बात की जरूरत है, लेकिन इसकी जमानत नहीं है कि आप आएंगे। इस बात ये कि जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने पाकिस्तानियों ही को वोट दे के बैठाया हुआ था। वो फॉर्म 45 के थे, फॉर्म 47 के नहीं थे। अगर आप उस एंगल पे जाएंगे तो यू हैव टू लिसन दिस वेरी केयरफुली। यू माइट बी टॉकिंग अबाउट सेलेक्टेड। अब बात यह है कि जब आप बैठे हुए हैं, आप पावर कॉरिडोर्स यूज कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, हमने मेरे साथ रोज पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हुए होते हैं, इस तरह की लैंग्वेज तो वो भी नहीं यूज करते कि हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल बात करते हैं, पॉलिटिकल लोग तर्जुमा कर रहे हैं, गलत तर्जुमा। अगर आप कहते हैं कि बात नहीं करनी, अगर आप कहते हैं कि हमने आपको बिठाना जो है, आपको बिठाना हमारे बस का काम नहीं है, बिकॉज़ आपका एजेंडा कुछ और नहीं सकती, क्योंकि आप हमें बिठाना या हम आपके साथ बैठना भी नहीं चाहेंगे। अगर आपके घरों में मोदी जैसे लोग आते हैं पर्सनल इनविटेशन में, तो आप उन्हीं के साथ बैठे, ठीक है ना, आप उधर जाके बात करते हैं। तो ऐसी बात जो है वो इस स्टेज पे आप ये बताएं कि आपने कितनी मोबाइल्स यूज की। बैठ सकती है लेकिन सैलाब के लिए, इमरजेंसी के लिए हम डे फर्स्ट से कहते हैं। अब मुझे कोई ये बता दे, मैं एक क्वेश्चन आपकी वसात से पूछता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब जवाब दें इसका, आधा पाकिस्तानी पूछ रहा हूं मैं। क्या आपको नहीं पता था इंडिया में 3 महीने पहले बता दिया था कि सैलाब आएगा, इतनी दफा बारिश होंगी? क्या आपको आज नहीं पता कि अगले साल 30% प्लस बारिश होनी है, इससे भी ज्यादा? क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया में बारिश ज्यादा होगी? सबको पता था। इंडिया में 36 जिले डूबे, पंजाब के, उनके पंजाब के 36 में से 100 घर डैमेज हुआ, 4 बंदे फौत हुए उनके। अच्छा, जरा बाकी सारे के सारे 1955 के अंदर सैलाब आया। देखिए, क्वेश्चन करेंगे तो फिर मुझे उसका जवाब तो देना। कादर मदोखेल साहब को टाइम है, पहले भी उन्हें टाइम कम मिला है। कादर भाई, सैलाब है, इमरजेंसी है, दहशतगर्दी पे जो है वो तमाम सियासी जमातों को एक जगह इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहस कहीं और निकली गई है सर। देखिए, ये मैंने पहली मरतबा तजवीज़ नहीं दी है, मेरे पार्टी नहीं दी है, मेरे बड़ों ने दी है, आसिफ अली जरदारी साहब ने दी है, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद खुर्शीद शाह साहब ने दिए। हम तो वक्तन फोक्तन ऑफर करते रहते हैं। हम ये कहते हैं कि लाख इख्तलाफ हमारी नून लीग से आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं। आज इससे पहले लाख इख्तलाफ हमारी बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब बैठे थे आपस में, मिसाकी जमहूरियत साइन की है, हमारी लाख इख्तलाफ मौलाना साहब के साथ। लेकिन पीटीआई को ये थोड़ा सा रवैया चेंज करना पड़ेगा, और मुझे 100% कन्फर्म है कि अगले 2-4 महीने में पीटीआई खुद ऑफर करी कि बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऑफर करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं कि सियासत में जिद नहीं होता है, सियासत में जिद नहीं होता है इस वजह से कि सियासी लोग इनको दरिया पार करा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, इनकी उंगली पकड़ते पकड़ते उनको पता नहीं कितने साल और लग जाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपस में हम क्यों नहीं बैठते, क्यों बात नहीं करते, और खुद पीटीआई के अंदर इख्तलाफ मौजूद है। आप देख रहे कि जो 80 रहनुमा थे पंजाब के, उन्होंने जेल से खत लिखे कि हम बैठे हैं, और फिर उसके बाद आप देख रहे आज इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है कि कमेटी से इस्तीफा दे दे, इसमें से 26 अरकान ने इस्तीफा नहीं दिया है, इंक्लूडिंग शेर अफजल मरवत साहब, लतीफ कोसा साहब और बहुत सारे जो नाम है जो सीनियर सियासतदान ने उन्हें नहीं दिया है। और फिर मजे की बात ये कि सेनेट से भी नहीं दिए उन्होंने। मतलब ये कौन सा तरीका है कि सेनेट से। और फिर मैं ये चीज कहूँगा कि हमारे इख्तियार वली साहब पार्लियामेंटेरियन रहे, उनको पता है कमेटी की बहुत बड़ी अहमियत है। मैं कहता हूँ असम्बली से ज्यादा अहमियत है। असम्बली में तो वो चीज पूरा पका पकू के ला के फिर असम्बली में 2-4 मिनट के स्पीच होता है, सारा काम तो कमेटी में होता है। अब अगर कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिए तो ये असम्बली में करेंगे क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मगर जब से इस्तीफा दिए उसके बाद से तो वैसे बायकाट कर रहा है।
है। तो मुझे लग रहा है कि ये माजी की जो गलती की है उसी के ऊपर ये जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने 1985 में गलती की है, जो गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन था, तो आज तक हम भुगत रहे, आज तक हम उसके ऊपर जो ना वो पछतावा है कि नहीं करना चाहिए। तो हम तो मशवरा देते रहेंगे, बाकी पीटीआई का अपना काम है क्या करेंगे। लेकिन आपने एक और नई बात भी कह दी है कि ये 3-4 महीने में खुद ही जो है वो बैठने के लिए तैयार होंगे। इसकी वजह पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इकट्ठे कैसे बैठेंगे और मसाइल का हल कैसे होगा। अख्तियार वली साहब, आप फिर हुकूमत हैं, फिर मैं वही बात करूँगा। अली बुखारी साहब ने कुछ और बात की, आपने कुछ और बात की। कदर मदोखेल साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमें इकट्ठा बैठना पड़ेगा, और ये 3-4 महीने की बात कर रहे हैं कि शायद 3-4 महीने बाद जो है तहरीक इंसाफ खुद कहे कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 महीने। उन्होंने शायद कुछ ज़्यादा टाइम बता दिया, लेकिन इसी साल में ये होने वाला है। ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठ के बात करेंगे। वो जो बोलते थे ना, अब फलां के साथ बैठेंगे, आईजी उससे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नीचे बात नहीं करनी, डीजीआई से नीचे हमने बात नहीं करनी। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठने का इनका वक्त आ रहा है। अच्छा। तो वक्त आ और ये बड़ी खुशाइंद बात है। देखिए, मैं समझता हूँ हमारी अना और हमारा, आप उसको जो भी कहें, हुकूमत कहें, ओहदा कहें, रुतबा कहें, वक्ती ये सारी चीज़ें, ये पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात से न बड़ी है और न होनी चाहिए। हमारी नाक की क्या बात है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बात हो, वहाँ पे सबको मिल बैठना चाहिए, और हर बंदे को, हर जमात को, हर लीडर को अपने गिर्द बनाए हुए खोल से बाहर आना होगा। जो लोग समझते हैं कि उनका कद पाकिस्तान से भी ऊंचा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से भी ऊंचा है, पाकिस्तान की जमहूरियत से भी ऊंचा है, वो मेरे ख्याल में किसी शराब के पीछे जा रहे हैं। आपको ज़मीन पे पैर रखना होगा, आपको ज़मीन पे बात करनी है, ज़मीन पे रहने वाले लोगों के बारे में बात करनी होगी, सोचना होगा। अगर आप आएंगे तो मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल नहीं है। और हम समझते हैं, देखिए, हमारे दिल और सीने बड़े कुशादा हैं। वी हैव लॉट ऑफ स्पेस फॉर एवरीवन। जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यार हम तो कौन सी ऐसी जमात है जिनसे हमने बात नहीं की। हम तो वो लोग हैं कि एक तरफ आप गाली देते थे, दूसरी तरफ हम आपके घर आते थे। हम तो वो लोग हैं जिनको आप चोर चोर कहते थे, डाकू डाकू कहते थे, हम फिर भी आपको भाई भाई कहते थे। हम वो लोग हैं जब आप हम पे मुकदमे काट रहे थे, पर्चे काट रहे थे, और हम कहते थे कि भाई नहीं आओ, आपकी हुकूमत है, हम आपके साथ मिसाके मईशत साइन करते हैं। अच्छा सर, बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन डायलॉग। आपको भी इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। इस तरफ आइए। आपकी ज़ात से और आपकी उससे अना से बड़ी जो है ना पाकिस्तान का कद और उसकी पाकिस्तान की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान ये बातें चलती रहेंगी। हमने 2018 में आपकी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था, बिकॉज हमें पता था कि आप आए नहीं, आपको लाया गया था। ये आपके प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड का खिताब पूरी दुनिया में मिल गया था, एंड पूरी दुनिया को मालूम था कि कमर जावेद बाजवा का क्या रोल था, उसमें साकिब निसार का क्या रोल था। अगर नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को डिस्क्वालीफाई ना किया जाता तो यार आप वजीर आज़म बन सकते थे। नेवर। तो मेरे बारे में कहते हैं, मैं इनको कहता हूँ कि आपकी जमात का क्राइटेरिया ये था, इमरान खान के मुखालिफिन को जो जितनी बड़ी गालियां दे सकता है, जो जितनी बड़े जोर से और पूरी कुव्वत से बहुतान तराशी कर सकता है, इल्जाम लगा सकता है, उसकी रोजाना प्रमोशन होती है। जो उसमें शरीफ आदमी होता है ना, वो जस्टिस वजीउज़्ज़मान की तरह, वजीउद्दीन की तरह और अकबर बाबर की तरह, फौजिया कसूरी की तरह, उनको ऐसे उठा के बाहर फेंक दिया। बुखारी साहब देखें जी, इख्तियार वली साहब ने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कर दी। मैं तो सिर्फ 2 बातें कहूँगा। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द, अब महीनों में नहीं हफ्तों में इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो अवाम का हकीकी मैंडेट हकीकी नुमाइंदों के पास आएगा और इनकी छुट्टी होगी। अच्छा, क्योंकि ना तो ये हकीकी नुमाइंदे हैं, ना तो ये हकीकी नुमाइंदे हैं, ना तो ये पब्लिकली जा सकते हैं एसीओ डीसीओ के बगैर। तो ये इतने सैलाब ज़्यादा इलाकों में नहीं जा सकते, अपनी प्रोटेक्शन के बगैर तो ये वहाँ भी नहीं जा सकते। मुझे जरा फिर अपनी रिपोर्ट पेश करने दें कि मैं इनको बताऊं कि रिपोर्ट तो नजर आ रही है, आप बगैर प्रोटोकॉल के खैबर पख्तूनख्वा के
किस किस जिले से होके आए? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की ओरिजिनल हकीकी नुमाइंदा वैसे वो 3-4 माह जो है लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है कि लोगों की इज्जत कैसे की जाती है, अपनी इज्जत कैसे करवाई जाती है। ये तो वो लोग हैं जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब बात ये है कि मैंने आपको ना इतनी खुशदिली से आपको सुना, बड़ी तसल्ली से सुना, आप थोड़ा सा सुन तो लेना, सुनने की हिम्मत आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप बात क्या करेंगे? अच्छा चलें आप बात करें। अब बात ये है कि ये तो इनकी पॉलिटिकल विजडम की बात करूं, इनके तो लीडर खुद ओपन मीडिया पे जो भी सेनेटर बन गए, राना सोनाला साहब कहते होते थे, बात क्यों नहीं मान रहे? आपने जो रिजाइन दिलवाए हैं वो क्यों नहीं पूरे हो रहे आपके? हमारे रिजाइन पूरे हैं, ये बिल्कुल इनकी गलत स्टेटमेंट है, मैंने इसको वेरीफाई किया। इनके एक स्टेटमेंट ओपनली कह रहे हैं कि लतीफ खोसर साहब ने नहीं किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। मैं बता रहा हूं, इन्होंने 26 बंदों का जिक्र किया। इनके एक स्टेट मिनिस्टर ने बैठ के कहा कि जी 25 से 26 बंदों ने नहीं दिया, हमने तो स्क्रूटनी की। ऐसी बात नहीं भाई, अगर ऐसी बात नहीं है तो आपको स्टेटमेंट देते हुए कम से कम जैसे असेंबली में रहेंगे ना, असेंबली में रहेंगे ना, ये डिसीजन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि हम क्या सिचुएशन चल रही है। खान साहब से डिस्कस होगा, हमारी पॉलिटिकल कमेटी डिस्कस करेगी, सीसी डिस्कस करेगी, सारी चीजें आर्गूमेंट्स करके उसके बाद एक नया अमल बनाएगा जिसको खान साहब से एंडोर्स कराया। चलें मधुखेल साहब, बुखारी साहब कह रहे हैं कि 3-4 महीने बाद जो है, आपने तो टाइम दिया कि 3-4 महीने बाद तहरीक इंसाफ सियासी जमातों के साथ बैठेगी, वो कह रहे हैं कि 3-4 महीनों बाद जो है वो हकीकी मैंडेट जो है उन्हें वापस आ जाएगा। एक लफ्ज उन्हें और इस्तेमाल किए कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, और मैंने बीच में लुकमा दिए कि अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ तब क्या करेंगे। और मेरे ख्याल में अल्लाह को मंजूर नहीं है, जब भी इनके दड़े भी बन गए और इनका यही जेल और कोर्ट कचहरी इनके नसीब में लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं पीटीआई को किसी और पार्टी को जरूरत नहीं है, उनके अंदर खुद इतने दड़े आपस में चपकले शुरू हो गई है कि ये खुद ही एक दूसरे को काट करके और पीटीआई को टुकड़े करेंगे। तो मैंने जो 3-4 महीने आपको बताया है वो इस वजह से बताया कि आगे चल के इनकी सूरत-ए-हाल देखें, इनकी तो खुल के मुखालफत एक दूसरे के खिलाफ आ गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये चल नहीं पाएंगे। और मैं पहले इस बात की हिमायत करता था कि खैबर पख्तूनख्वा में अदम-ए-इत्तेमाद की तहरीक लाया जाए, लेकिन आज तो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गंडापुर से लोग नफरत करते हैं। गंडापुर को मानता कोई नहीं है। गंडापुर जो है ना वो अपने ज़िलों में हर, चाहे वो चेयरमैन गौर खान हो, चाहे वो आतिफ खान हो, चाहे दूसरे हो, उनकी ज़िलों में उनने डिप्टी कमिश्नर अपनी मर्जी के लगाए जो उनकी बातें भी नहीं मानते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत की जरूरत नहीं पड़ेगी पख्तूनख्वा में, इनके खुद लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। के खिलाफ अदम-ए-इत्तेमाद जो है वो नहीं लानी चाहिए। मधुखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। बुखारी साहब आपका शुक्रिया, अख्तर भाई आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।